हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ और ये है सिंगेज की सीरीज का लेक्चर 4। इससे पहले मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कराए हैं, जिसमें मैंने चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, एंड किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज किसी बॉडी को कैसे दिया जाता है, जिसमें 3 टाइप के मेथड्स होते हैं, वो मैंने कराया है। और साथ में मैंने सिंगेज के जो इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल तो होते हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है इससे पहली वाली वीडियो में, लेक्चर 3 में। तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो ये बेसिकली दो चार्जेस के बीच है, जैसे हमने पता है कि दो अट्रैक्टिव चार्ज, सॉरी, एक टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वहीं अपोजिट साइन वाले चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो पता है कि फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में, लेकिन ये नहीं पता है कि कितना फोर्स लगता है। ठीक है। और उन चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है, क्या वो सेम फोर्स होगा या डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो जानेंगे। वही चीज़ एक्सप्लेन की थी कूलम ने। तो चार्ल्स चार्ल्स कूलम measured the magnitude of electric force between two charged objects using the torsion method, torsion balance. From Coulomb's experiments, we can generalize the properties of electric force, sometimes called electrostatic force, between two stationary or charged particles. We use the term point charge to refer to a charged particle of a zero size. Zero size मतलब उसका साइज बहुत ही कम है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉइंट हो गया, तो इनको हम इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनको हम पॉइंट चार्ज के तरह देख सकते हैं। ठीक है, जिनका कोई खुद का साइज नहीं होता है एक तरह से। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज वेरी वेल डिस्क्राइब्ड बाय मॉडलिंग देम एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, वो उनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, कूलम showed that electric force between two stationary charged particles is inversely proportional to the square of the separation r between the particles and directed along the line joining them. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए आप, जैसे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक तो पॉजिटिव, यहाँ पर जैसे देखिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर F12 बता रहा है कि फोर्स मतलब पहले चार्ज पार्टिकल पर टू की वजह से फोर्स। F21 मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज टू, इसको टू करना है, ड्यू टू वन। ऐसे ही यहाँ वन और ड्यू टू टू। तो F21 का मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, बट ये तो पता है कि फोर्स लगाएंगे। ठीक है, बट हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स लगाएंगे, ये बताया था कूलाम्स ने। ठीक है, कूलाम ने। एंड क्या F12 एंड F21 इक्वल होंगे, ये भी एक क्वेश्चन था। तो इस चीज़ को, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया उसने। तो पहले तो ये बताया कि जो उन दोनों के बीच फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², इस तरह से। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया होगा R² के। ठीक है, और दूसरा बोला उसने इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, तो दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बोल रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो अगर दोनों को लिखें हम, एक दो, एक और दो, इक्वेशन को एक साथ लिखे तो ऐसे बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², इस तरह से। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है A। यहाँ पर A से मैं डोनेट कर रहा हूँ, बुक में K से डोनेट करके रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर A बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, दोनों K में कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं यहाँ पर A यूज कर रहा हूँ। तो ये आ गया कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और ये क्या फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है इफ चार्जेस आर अपोजिट साइन एंड रिपल्सिव इफ द चार्जेस हैव सेम साइन। ठीक है, ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला था, लेकिन ये तब वैलिड होता है जब उनके बीच का सेपरेशन, ये जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये पॉइंट पार्टिकल्स है, ये क्या है, पॉइंट पार्टिकल्स है, इनका साइज बहुत कम है। तो इनका साइज
इसकी रेडियस जो सॉरी रेडियस नहीं, दोनों के बीच का सेपरेशन से बहुत बड़ा मतलब कम हो, मतलब रेडियस जो है वो इनके साइज मतलब डी साइज है, मान लो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, पॉइंट पार्टिकल का साइज क्या है डी, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की सेपरेशन वो आर बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए उनके साइज से, ठीक है। तो दिस इज वैलिड फॉर आर आर ग्रेटर देन साइज ऑफ चार्जेस, तभी वैलिड है जब इनका जो साइज है वो जो दोनों के बीच की दूरी है वो साइज से काफ़ी बड़ी हो, ठीक है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, मान लो ये है, ये आर, इस पर चार्ज Q1 है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है आर रेडियस का ही सेम, मतलब आर रेडियस का ही, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये आर है, और इस पर चार्ज Q2 है। क्या हम कूलाम का फॉर्मूला इस पर इसके लिए यूज कर सकते हैं दोनों के बीच फोर्स निकालने के लिए? नहीं, मतलब F इक्वल टू नहीं होगा A Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो दोनों के सेंटर से अगर दूरी देखें वो 3R होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है उनके साइज से, क्योंकि साइज ही आर है और 3R आर से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आर नियरली आर ही है, ठीक है, उसका 3 टाइम्स है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पर, तो पॉइंट पार्टिकल के ही लिए ही कूलाम्स लॉ यूज किया जा सकता है। आगे अगर आप इसको देखे ध्यान से देखें तो ये ऐसा लग रहा होगा कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है सेम कूलाम का भी फॉर्मूला है एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह से इंस्पिरेशन समझ सकते हैं वहाँ से, और कूलाम ने उसका अच्छे से यूज किया। और अब ए का वैल्यू क्या होता है? ए का वैल्यू इन वैक्यूम, वैक्यूम में ए का वैल्यू होता है 1/4πε0, जिसको एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर ए को वैसे लिखें, एफ के टर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अगर इसका यूनिट देखें तो एफ का यूनिट होता है न्यूटन, आर का मीटर तो मीटर स्क्वायर, अपॉन Q1 का कूलम, Q2 का कूलम, कूलम स्क्वायर, तो वही है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो एप्सिलॉन जस्ट ए का अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द कूलम्स लॉ, ठीक है। द परमिटिविटी ऑफ ए गिवन मीडियम, देखो अभी हमने परमिटिविटी किसका पढ़ी थी, अभी हमने परमिटिविटी पढ़ी थी वैक्यूम की, जो कि एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन गिवन मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इज द मेजर ऑफ द फैक्ट हाउ स्ट्रांगली अ मीडियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। If an externally applied field has a strong polarizing effect on a medium, it has high permittivity, ठीक है। तो जैसे ये देखो, जैसे कोई चार्ज, मान लो ये चार्ज है Q1, क्योंकि देखो अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात नहीं हुई है, तो तुम यहाँ पर ये शब्द यूज नहीं कर सकते, तो आप इसको इस तरह से समझेंगे, भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो ये Q1 चार्ज है और इधर Q2 चार्ज है। जब वैक्यूम था तो दोनों के बीच में जो ए वाला कांस्टेंट क्या आ रहा था, 1/4πε0, या फोर्स क्या आ रहा था, वो ये आ रहा था फोर्स, वेट, फोर्स आ रहा था वैक्यूम में इसको नोट कर देता हूँ, ठीक है। एफ नोट आ रहा था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब कोई मीडियम इनके बीच में रख देंगे, चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ गया, पहले वैक्यूम था तो ये फोर्स था, लेकिन हमने कोई मीडियम लगा लगा रख दिया, मान लो मीडियम जैसे कि हवा हो गया, कोई दूसरी गैस हो गई, या फिर कोई प्लास्टिक सीट हो गई, या किसी दूसरी धातु की सीट हो गई, या जो भी है, ठीक है। तो वो सीट अगर लगा दी हमने, ठीक है, या कंप्लीटली ये रखे हुए हैं मान लो,
किसी मीडियम में रखे हुए चार्ज, ठीक है। इसको उठा देते हैं। जैसे कोई मीडियम है पूरा, ठीक है, और इस मीडियम में चार्जेस रखे हैं। मीडियम जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, Q2। तो उस मीडियम में इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो किस तरह से लगेगा, और इसकी परमिटिविटी से उस फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी से फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो देखो, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई चार्ज ऐसे तरह से रखते हैं, तो मान लो ये वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है मान लो, ठीक है। तो चलो इसको नेगेटिव मान लेता हूँ मैं, थोड़ा समझाने में आसानी होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इसके जो 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 मीडियम है उसमें क्या होगा, इंड्यूस होगा, मतलब इंडक्शन की वजह से चार्ज क्रिएट होगा। जैसे आपने इंडक्शन पढ़ा है ना, कि किसी चार्ज बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो इंड्यूस की वजह से, इंडक्शन की वजह से उसमें चार्ज क्रिएट होता है। तो Q1 के अराउंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आने लगेगा मान लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर मान लो मीडियम में माइनस चार्ज आ गया, मान लो इधर भी माइनस आएगा पास में, ठीक है। और ये माइनस चार्ज है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा पास में, नेगेटिव दूर जाएगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आ गया। तो आप देखोगे ना कि Q1 चार्ज के अराउंड ये नेगेटिव चार्ज, इधर Q2 चार्ज के अराउंड ये पॉजिटिव चार्ज, तो इससे एक इफेक्ट जनरेट होगा जिसको बोलते हैं पोलराइजिंग इफेक्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा ये इंड्यूस होगा चार्ज उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। जितना इंड्यूस चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग इफेक्ट होगा। पोलराइजिंग का मतलब है कि जो न्यूट्रल मीडियम होता, न्यूट्रल मीडियम जिस पर चार्ज जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से एक उनमें वो न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मीडियम दो चार्जेस में डिवाइड हो गया, तो मतलब दो टाइप के चार्जेस में डिवाइड हो गया, माइनस प्लस, जितना माइनस इधर होगा उतना ही इधर प्लस होगा, तो दोनों मिलके मीडियम का जो चार्ज होगा वो जीरो ही होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अंदर ये वाले चार्जेस की वजह से, ये और भी चार्जेस आए हैं उनकी वजह से इन Q1 और Q2 पर लगने वाला फोर्स होगा ना वो कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कितना हाई परमिटिविटी है, कितना ज़्यादा वो पोलराइज हो रहा है, कितनी हाई परमिटिविटी है, ठीक है, ठीक है। जितना हाई परमिटिविटी होगा उतना ही हाई वो, या जितना हाई हो उसका पोलराइजिंग इफेक्ट होगा उतना ही हाई वो उसकी परमिटिविटी होगी, उतना ही कम फोर्स लगेगा Q1 Q2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिनोट किया है एफ प्राइम। एफ प्राइम मतलब मीडियम में फोर्स, दोनों चार्ज पार्टिकल मीडियम फोर्स, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब एफ प्राइम अपॉन एफ करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एफ प्राइम अपॉन एफ नॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, और प्राइम, सॉरी सॉरी, प्राइम तो है ही नहीं, ठीक है, हाँ। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, और या फिर मैं बोलूँ एफ नॉट अपॉन एफ प्राइम इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, जो कि होगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको एप्सिलॉन आर को के भी बोल देते हैं, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, अगर एप्सिलॉन आर दे रखा हो तो उसका मतलब ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ओनली डायरेक्ट मीडियम की परमिटिविटी दे रखा हो तो उसको बोलेंगे एप्सिलॉन, या मीडियम की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ रिलेटिव आ जाएगा वहाँ पर एप्सिलॉन कर आर कर देंगे, जहाँ पर सिर्फ परमिटिविटी आएगा वहाँ पर एप्सिलॉन करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। और एक चीज़ है कि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और कंडक्टर्स के लिए, मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल कंडक्टर्स में रखे हों, कंडक्टर्स के मतलब चार्ज पार्टिकल कंडक्टर्स के अंदर रखे हों, तो एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसके केस में एफ दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन आर कितना होगा, इनफाइनाइट, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो।
ठीक है। अगर इसको मैं सॉरी इसको मैं एफ प्राइम को मैं एप्सिलॉन आर के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, तो अगर एप्सिलॉन आर 1 है तो ये तो एप 1/4 पाई एप्सिलॉन सिंपल जो वैक्यूम में फोर्स आता है वही आ जाएगा। वहीं अगर एप्सिलॉन आर इक्वल टू इनफाइनाइट है, कंडक्टर्स के लिए होता है, तो अगर मीडियम तुम्हारा कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज रखे हैं तो दोनों को फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, तो यही यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन की है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट वो बोल रहा है कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इज सेंट्रल फोर्स इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। तो जैसे ये मान लो Q1 चार्ज है, ठीक है, और ये Q2 चार्ज है। अब इन दोनों के बीच की लाइन जॉइनिंग क्या है, यही तो है। ये मान लो माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो दो इस पर मान लो Q2 पर फोर्स लग रहा है, वो कैसे लगेगा, ऐसे F2 1, मतलब Q2 पर फोर्स ड्यू टू 1, ऐसे। तो फोर्स देखो, और Q1 पर फोर्स कितना होगा, किधर होगा, इधर, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो F1 2। तो एक चीज़ देखो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन चार्ज इज एक्शन रिएक्शन, तो मतलब जितना Q1 पर Q2 की वजह से चार्ज फोर्स लग रहा है उतना ही Q2 पर Q1 की वजह से लगेगा, मतलब F12 बराबर होगा F21 के। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी वेक्टर मैंने बताया नहीं है तो आप इसको मैग्नीट्यूड में लिख लो, तो F21 का मॉडुलस F12 का मॉडुलस F21 के बराबर होगा, ठीक है, इस तरह से। और दोनों की डायरेक्शन भी देख सकते हो कि एक इधर लग रहा है तो एक मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लग रहा है, एक माइनस एक्स डायरेक्शन लग रहा है, तो ये इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। और दूसरा बोला विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इज ए सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है, देखो मान लो Q2 पर जो F21 फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ये, ठीक है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल F21 क्या करेगा, इसको मान लो किसी क्लोज पाथ में इसको ले जाए, मतलब F21 की वजह से फोर्स लग रहा है और ये क्लोज पाथ में पार्टिकल मूव करे मान लो, ठीक है। जैसे मान लो अ, जैसे जैसे हाँ, क्लोज पाथ मतलब ए से ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब ए पॉइंट से ये यहाँ तक गया, किसी पॉइंट सी तक। क्लोज पाथ कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, हाँ क्लोज पाथ ऐसे समझ लो, जैसे कोई चार्ज पर क्यू लग रहा है, क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कितना, एफ। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, किसी क्लोज पाथ में मूव करके यहीं पर आ गया, ठीक है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ये क्लोज पाथ में घूम के, मतलब किसी पाथ पर घूम के वो वहीं पॉइंट पर आ गया जहाँ से चला था। इसमें जो वर्क होगा, वर्क वो होता है एफ डी एक्स, कितना होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है इंटीग्रेशन। ये आपने शायद वर्क वाले कॉन्सेप्ट, मतलब वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन। और क्लोज पाथ के लिए यहाँ पर क्लोज पाथ लग जाएगा, एक पाथ क्लोज, क्लोज पाथ मतलब वर्क डन इन क्लोज पाथ, तो ये जीरो होता है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, मतलब इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इस फोर्स की वजह से जीरो जो वर्क आ रहा है वो जीरो आ रहा है, मतलब क्लोज पाथ में वर्क जीरो आ रहा है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये होता है कंजर्वेटिव, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किसी क्लोज पाथ में किया गया कार्य वर्क क्या होता है, जीरो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव। दूसरा चीज है फोर्स क्या होता है, सेंट्रल। सेंट्रल इसका मतलब क्या है भाई, मान लो ये जैसे यहाँ पर पार्टिकल Q2 यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर है, दूसरी टाइम मान लो कहीं पर यहाँ पर होता मान लो Q2, तो भी वो किस तरह से फोर्स लगता है इधर, मतलब इसी इसी मतलब इस पॉइंट की तरफ Q1 की तरफ। मान लो Q2 यहाँ होता तो किधर लगता, Q2 यहाँ होता तो किधर लगता, ऐसे, ऐसे।
अगर Q2 यहाँ होता तो कैसे लगता, ऐसे, इस तरह से। तो जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Q2 पर, वो हमेशा एक पॉइंट की डायरेक्शन में लग रहा है, एक पॉइंट की डायरेक्शन में लग रहा है जहाँ पर Q1 रखा है। ठीक है, कहीं पर भी घूमे जे तो सिर्फ एक पॉइंट की डायरेक्शन लग रहा है जहाँ पर Q1 रखा है। इस तरह के फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, मतलब किसी सेंटर पर वो सेंटर की तरफ जा रहा है हमेशा। ठीक है, कहीं भी पार्टिकल हो वो सेंटर की तरफ, किसी एक पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन है, इसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का मतलब समझ में आ गया आपको, ये होता है सेंट्रल फोर्स। और दूसरा है एंड में बोल रहा है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू टू पॉइंट चार्ज। हाँ, तो लाइन जॉइनिंग द टू पार्ट पॉइंट चार्ज, तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन हमेशा इसी लाइन के अराउंड तो लग रहा है, इसी लाइन की तरफ ही तो लग रहा है फोर्स हमेशा Q2 पर, या Q1 पर भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है। हाँ, फिर बोल रहा है कूलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये बता दिया मैंने, हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। इफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सेपरेशन देन दे आर कंसिडर पॉइंट चार्ज, मतलब हाँ, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डी इज वेरी वेरी स्मॉल देन सेपरेशन देन दे आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। मतलब चार्जेस का साइज उसके सेपरेशन से, पॉइंट्स पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स के सेपरेशन से बहुत कम है, तब वो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट चार्जेस। ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम द रिजल्ट फोर्स चेंजेस बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। पोलराइजेशन के बारे में पहले ही बात कर ली, तो फोर्स किस तरह से वेरी करता है, इस तरह से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन, एप्साइलन नॉट की जगह पे यहाँ पर एप्साइलन आ जाता है ओनली, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मीडियम की वजह से फोर्स चेंज होता है, ना कि किसी अदर चार्ज की वजह से। ठीक है, तो जैसे मान लो Q1 है और ये Q2 है और ये मान लो ये Q3 है, तो Q1 Q2 के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा, A Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q3 के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैल्यू तो यही होता है ना, A Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ Q3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सिर्फ वैल्यू क्या रहेगी, A Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमेशा। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स ये रहेगा। ठीक है, Q1 और Q3 के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, A Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें Q2 का कोई रोल नहीं रहेगा। और ऐसे ही Q3 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, A Q2 Q3 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें Q1 का कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस है। ठीक है, कोई भी दूसरा चार्ज इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट बोला कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻15 मीटर। चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। देखो क्या होता है, जब डिस्टेंस लेस देन 10⁻15 होती है, तो ये वाली 10⁻15 जो रेडियस है ना, 10⁻15 जो वैल्यू है, ये न्यूक्लियस का साइज होता है। किसका, न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज, किसका, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि मान लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच की डिस्टेंस जब आर लेस देन 10⁻15 मीटर हो जाती है, उसके अराउंड हो जाती है, तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
एक एक फोर्थ फोर्स है ये, मतलब चार टाइप के फोर्स हैं। एक तो होता है वीक फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स है जो कि न्यूक्लियन के बीच लगता है। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। अब बोलोगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता होगा। हाँ लगता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता होगा, हाँ लगता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है किसके कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है, हमेशा ये अट्रैक्टिव होता है। कौन सा होता है, अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव ही होगा, कोई रिपल्सिव नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से काम करता है, अट्रैक्टिव फॉर सर्टेन एलिमेंट, मतलब आर की वैल्यू कुछ कुछ आर की वैल्यू कुछ होगी तो वहाँ पर अट्रैक्टिव, और आर की वैल्यू उससे कम हुई तो वहाँ पर रिपल्सिव लगेगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो हाँ, तो इसी वजह से तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन बंधे रहते हैं। न्यूक्लियस में आपने सोचा होगा, देखा हो, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, वो काफ़ी कम डिस्टेंस पे होते हैं। अब प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। आप सोचोगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से तो वो एक दूसरे से भागने चाहिए, भागते क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है दोनों के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होगा। उसकी वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वो बंधे रहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो दूर जा रहे होते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो बंधे रहते हैं। आई बात समझ में? तो पता लग गया कि कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है आर लेस देन 10⁻15 मीटर में। वहाँ पर कौन सा काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंपेरेटिवली स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ सही है, जैसे दो चार्ज है, E1, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मान लो E, ठीक है, और दोनों का मास मान लो M e और M e है, और दोनों के बीच की दूरी R है। तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F जी, ये हो जाएगा G M e तो M e² अपॉन R²। और दोनों के बीच कूलम फोर्स कितना हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, A e² अपॉन R²। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि F e बहुत ज़्यादा बड़ा होता है F g से। ठीक है, तो ये होता ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि G की वैल्यू 10⁻⁻ करके होती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि G की वैल्यू 10⁻⁻11 करके होती है कुछ शायद, और A की वैल्यू 10⁻+9 करके होती है। तो इसलिए अ, मतलब A की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगता है, ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ एंड बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। देख सकते हो आप, ये ग्रेविटेशन लॉ और ये कूलम लॉ, और दोनों में देख सकते हो 1/r² नीचे आ रहा है। ठीक है, R² नीचे आ रहा है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, मतलब रेडियस दोनों के, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स, इन्वर्स मतलब उल्टा, स्क्वायर मतलब पावर टू लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स एग्जिटेड बाई टू चार्जेस ऑन ईच अदर आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये मैंने बताया था अभी कि फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है, इक्वल तो होता है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। जैसे F12 इधर लग रहा है और F21 किधर लग रहा है, इधर, तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये भी बता दिया मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य किसी क्लोज्ड पाथ में कितना होता है, जीरो। मतलब F dx का इंटीग्रेशन ये हो गया वर्क, और क्लोज पाथ मतलब उस इंटीग्रेशन को क्लोज पाथ में यहाँ से गए और ऐसे यहीं पर आ गए, तो वर्क आएगा वो जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। तो उसे, अगर जीरो आता है तो उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स को कैसे लिखते हैं, अभी तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो सब अब पढ़ेंगे हम, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।